पिताजी गुजर गए, इसने भी ठान लिया कि मैं दादा का संकल्प पूरा करके रहूँगा। आज दादा का संकल्प पूरा कर दिया है, मेरा अरमान पूरा हो गया है। और दादा कहीं भी होंगे, आज देख रहे होंगे तो अपने पोता को तो खुश हो रहे होंगे। हर साल 4-5 बच्चा मेरा मेडिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करता है। हाल फिलहाल में कुछ बच्चे IIT भी कंप्लीट किए हैं। और मैं अपने सब बच्चे को यही आशीर्वाद देता हूं कि भले माँ बाप के पास कितना भी दौलत कुछ नहीं हो, अगर तुम अपना मुकाम नहीं बनाया तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। राजीव सर हमेशा गाइडेंस देते रहते थे। मैं कभी रोज वैली जाता था, कोई दिक्कत होता था, मैंने ओलंपियाड भी दिया था, उसमें भी बिहार में सेकंड रैंक था। तो राजीव सर मिले थे और बातचीत हुई थी। फिर सहरसा सर ले गए थे सेकंड लेवल पे दिलाने के लिए, खुद साथ में गए थे। और दादाजी थे वो हाई स्कूल में थे, तो उनका था क्या कि उनके एक स्टूडेंट है अनंत कुमार, वो डॉक्टर हैं। तो उनका था क्या कि मेरा स्टूडेंट बन सकता है तो मेरे घर से क्यों नहीं निकल सकता है। नमस्कार, मैं हूँ आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। देखिए कि अगर किसी को उड़ान भरना हो तो सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए। और लोग दिन में सपने भी देखते हैं और रात में भी सपने देखते हैं, लेकिन रात का सपना किसी का सच नहीं होता है। जो दिन में खुले आंखों से सपना देखते हैं उसी का सपना पूरा होता है। ऐसा ही एक मामला जो है सिमरी बख्तियारपुर में आया है। नीट की परीक्षा दे करके जो है किस तरह से पास हुए हैं और जो सपना दादाजी का था वो किस तरह से मौसम ने पूरा किया है और मौसम ने किस तरह से पूरे घर का मौसम बदल दिया है। हालांकि मौसम तो गर्मी का है, लेकिन इन्होंने जो घर का मौसम बदला है, कहीं ना कहीं घर में सर्दी ज़रूर आ गई है। तो हम बात करते हैं इनके पिताजी से, बाद में बात करेंगे हम मौसम से। सर भी हैं बगल में जहाँ से इन्होंने पढ़ाई किया है, बचपन से यहाँ से पढ़ाई किया है, और कैसे कैसे क्या हुआ है सारी बातें हम जानेंगे। सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं मौसम के बारे में? मौसम कैसा था पढ़ने में? मौसम शुरू से ही मेधावी छात्र था और इन दादाजी के संरक्षण में दादाजी जब भी इनको अपने पास रखते थे, जहाँ भी जाते थे साथ ले जाते थे और हर वक्त शिक्षा का ज्ञान देते थे, हर वक्त पूछते रहते थे। इसके अनुकूल इन्होंने अपने को ढाल लिया। जब पिताजी गुजर गए, इसने भी ठान लिया कि मैं दादा का संकल्प पूरा करके रहूँगा। आज दादा का संकल्प पूरा कर दिया, मेरा अरमान पूरा हो गया है। और दादा कहीं भी होंगे, आज देख रहे होंगे तो अपने पोता को तो खुश हो रहे होंगे। कहीं ना कहीं आपको क्या लगा था पहले कि क्या हमारा बच्चा इस तरह से, जब दादाजी के संरक्षण में ये था, पढ़ रहा था, तो क्या आपको लग रहा था कि आगे बढ़ेगा? हमको तो शुरू से लग रहा था कि इतना मेधावी छात्र था कि क्विक जवाब दादा कहीं से भी कुछ क्वेश्चन करते थे तो उनका आंसर तुरंत देते थे। तो दादाजी को भी और हमें भी लग रहा था कि ये कुछ न कुछ करेगा। आज करके दिखा दिया है। इनके दादाजी क्या करते थे? हाई स्कूल में शिक्षक थे, उच्च विद्यालय सिमरी बख्तियारपुर में, और यहीं से रिटायर किए। उनके पास उनके संरक्षण में ही सदा रहते रहे जब से रिटायर किए। और इनका जन्म हुआ तो अपने पास ही रखी, जबकि मेरा घर ये बगल में सैनी टोला है और दादाजी इनका यहाँ रहते थे, इनको साथ ही रखते थे, कभी सैनी टोला का मुंह नहीं देखने दी। और यहाँ रखे और अपने संरक्षण में करके, और अंत में मरते मरते इनको कह दिया कुछ करके जाना जिससे मेरा नाम हो जाए। इनके दादाजी क्या चाहते थे, क्या बनेंगे? ये शुरू से ही इनके दादाजी की इच्छा था कि जो ये डॉक्टर बने। तो अब तो उस मकाम पर ये पहुंच गया। हाँ, आप लोगों को खुशी है? बहुत खुशी है, खुशी का अंत नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? हमको 3 लड़की है और 2 लड़के हैं। लड़के दोनों छोटे हैं। अच्छा, तो लड़कियां क्या कर रही हैं? लड़की तीनों की मैरिड हो गई है और बीएड करके कुछ 2 लड़की बीएड कर ली है और एक लड़की ANM वाला करके, और तीनों अभी तो पोस्ट मतलब सरकारी जॉब में नहीं गई है, लेकिन वो दोनों भी चले जाएंगे। और छोटा बच्चा जो है अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर लिया है और वो उनका जो है सो UPSC की तैयारी में वो लगे हुए हैं। चलिए हम आगे आते हैं। सबसे पहली बात तो इधर तो सर हैं। सर, आपने इनको एजुकेशन दिया, हालांकि इनके दादाजी का तो बहुत बड़ा रोल रहा जैसा इनके पिताजी बता रहे हैं। आपने भी अपने स्कूल में इनको पढ़ाया। कैसा बच्चा था, किस तरह से पढ़ाई में था, क्या था नहीं था, ये बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ। मैं बख्तियारपुर यहाँ घूमने के लिए आया था और श्री राम बदन जी और इनके पिताजी के सहयोग से मैंने यहाँ स्कूल खोला था। और इन लोगों का आशीर्वाद नहीं होता तो आज हम बख्तियारपुर में नहीं होते। रोज़ वैली एक विश्वसनीय संस्था का नाम है और इन बच्चे का एडमिशन हम नर्सरी क्लास में ही लिए थे। और यहाँ प्रायः जो है गाइडलाइन लेने के लिए वो रामबंधन जी के पिताजी जागेश्वर बाबू से मिलते जुलते रहते थे। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत
नॉलेजेबल आदमी थे। उनके नॉलेज, उनके संस्कार हमें भी प्राप्त हुए, जिसके वजह से आज हमारा स्कूल भी एक अच्छे स्थान पर है, बच्चे काफ़ी हैं। और ये बच्चा तो शुरू से ही, दोनों भाई काफ़ी मेहनती रहा है। एक भाई तो मेरे यहाँ से मैट्रिक भी किया है, हम ही उसको मैट्रिक करवाए हैं। और ये लड़का 8 तक पढ़ा मेरे यहाँ, और ये किशनगंज के स्कूल से मैट्रिक और इंटर भी किया। अच्छे मार्क्स, 6 मार्क्स से 95% मार्क्स को मैट्रिक में है, और लगभग 88% 78% मार्क्स इंटर में भी है। और सिर्फ इन्होंने अपने परिवार का ही सपना पूरा नहीं किया, उन्होंने अपने गुरु का जो संस्कार हम लोग जो दिए हैं, उस संस्कार के साथ साथ उसने पूरे सिमरी बख्तियारपुर का सपना पूरा किया, मेरा सपना पूरा। एक गुरु को क्या चाहिए? अगर उसका बच्चा कुछ अच्छा करता है तो सबसे ज़्यादा खुशी गुरु को होता है कि मैंने जो उसको दिया वो हमको उसने रिटर्न किया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं आने वाला समय में इन बच्चों का सम्मान भी करूँगा। और रोज़ वैली प्रत्येक वर्ष, आप पीछे का भी इतिहास उलट कर देख लीजिए, पर पीछे में भी बच्चा IIT, मेडिकल, कंप्यूटर, हर साल 4-5 बच्चा मेरा मेडिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करता है। हाल फिलहाल में कुछ बच्चे IIT भी कंप्लीट किए हैं। और मैं अपने सब बच्चे को यही आशीर्वाद देता हूँ कि भले माँ बाप के पास कितना भी दौलत कुछ नहीं हो, अगर तुम अपना मुकाम नहीं बनाया तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। सो अपना मुकाम बनाओ, अपने मुकाम के हिसाब से अपना लक्ष्य प्राप्त करो और आगे बढ़ो। यही ऐसे बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो क्या आपको लगता है खुशी मिलती है आपको? बहुत खुशी सर, इतना खुशी मिलता है। रात में जब हम इनसे मिलने के लिए आए, ये लड़का कुछ ऐसा कर दिया, हम भावुक हो गए, हम रोने लगे कि मैंने वास्तव में अपने बच्चों को संस्कार दिया। और अभी जो हम माहौल देख रहे हैं उस हिसाब से हमारे पढ़ाए हुए एक ही बच्चे हमसे आंख मिलाकर बात नहीं करते हैं। उस समय मुझे बहुत खुशी होती है, गर्व होता है कि हमारे बच्चे सब अच्छा कर रहे हैं, गांव समाज सबका नाम रोशन कर रहे हैं। अरे क्या है, व्यवसाय सब कुछ थोड़ी ही है, सब देश सेवा है, और हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, हमको बहुत खुशी है। रोजवैली के ये डायरेक्टर थे हमारे साथ राजीव जी, अच्छे व्यवहार के हैं, यही स्कूल से पढ़े हैं। माताजी भी है इनके बगल में, इनसे पूछ लेते हैं। क्या माताजी, कैसा लग रहा है? बच्चा आज आपका डॉक्टरी लाइन में घुस चुका है, नीट का परीक्षा पास किया है, और जिस तरह से इन्होंने कहा है कि आपके हस्बैंड ने कि दादाजी काफ़ी इनको लेकर के चिंतित रहा करते थे, कैसा बच्चा था, किस तरह से मतलब आप लोग? बच्चा बहुत खुशी दिया हम लोग को। कोऑपरेट आप लोग करते थे पढ़ाई लिखाई में? बहुत। जो मांगता था वो देते थे? हाँ, आप लोग चाहते थे कि आगे बढ़े? बहुत बहुत चाहते थे। एक माँ बाप का होता है ना कि अगर बाप चलो भाई कोई दुकान में है, छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, तो हम उसी में लगा देते हैं बच्चा को, ऐसा तो नहीं कभी सोचा? नहीं। हर हमेशा पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। हाँ, आज आपको खुशी मिल रहा है ना? बहुत खुशी। क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से पिताजी अभी आपको देख करके भावुक हो गए, आप उस पल को देख रहे हैं, नीट की परीक्षा कोई आसान परीक्षा होती नहीं है, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, किसको श्रेय देना चाहते हैं और साथ ही साथ जो है क्या कहना चाहते हैं? श्रेय जो है वो माता पिता और सर हैं, और एक और सर थे जो रोजवैली में ही थे, वो अमर सर थे। तो अमर सर, उनका योगदान था कि वो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो थे उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया था। न्यूमेरिकल 8 क्लास में ही, वो 9th में राजीव सर ही लाए थे उनको, तो वो पढ़ाए थे। तो उनसे जो है वो आगे 11th 12th में जब मैं गया तो फर्स्ट टाइम अगर होता है न्यूमेरिकल फेस करना फिजिक्स में तो मुश्किल होता है, वो मैं पहले कर चुका था, तो वहाँ बहुत ईजी लगा मुझे। और राजीव सर हमेशा गाइडेंस देते रहते थे। मैं कभी रोजवैली जाता था, कोई दिक्कत होता था, मैंने ओलंपियाड भी दिया था, उसमें भी बिहार में 2nd रैंक था। तो राजीव सर मिले थे और बातचीत हुई थी, फिर सहरसा सर ले गए थे 2nd लेवल पे दिलाने के लिए, खुद साथ में गए थे। राजीव सर थे, मनोहर सर थे, तो वो दिलाने ले गए थे। और पापा से हमेशा एक ही चीज़ था कि दुकान है, व्यवसाय है, लेकिन ऑनलाइन का ज़माना बढ़ता जा रहा है, तो कल को ऐसा ना हो कि ऑनलाइन इतना मतलब परम वो उस पीक पे आ जाए कि दुकान चलना थोड़ा सा कम हो जाए। तो फिर 2 भाई हो तो दोनों में से किसी कोई एक ही दुकान चला सकते हो, तो फिर एक भाई क्या करोगे? तो व्यवसाय में पैसा है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको जो है वो कोई मतलब रोज़गार नहीं करना है, आपको मतलब डॉक्टर ही बनना है। और दादाजी का सपना था, मेरा मैथ्स अच्छा था, मुझे था कि IIT भी चल सकता है, लेकिन दादाजी का था कि एक भाई जो है तुम पढ़ने में अच्छे हो, मैथ्स अच्छा है, लेकिन तुम्हारा बायो भी ख़राब नहीं है, तो तुमको जो है वो नीट ही करना है। तो मैं नीट को चुना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे डेंगू हो गया था कोटा में जाते ही। तो डेंगू हुआ तो मैं घर तो पहले नहीं बताया 3-4 दिनों तक। जब रिपोर्ट आ गया पॉजिटिव और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी, तो मेरे दोस्त ने घर कॉल कर दिया कि डेंगू है, ऐसे ऐसे बात है, तो फिर घर बुला लिया गया। तो उस बार जो है वो मिड में था, तो मेरा पूरा सिलेबस ही ख़राब हो गया। 2nd टाइम गया तो मैं लास्ट ईयर 550-60 मार्क्स से, तो मैं चूक गया था थोड़े मार्क्स के लिए। इस बार अप्रैल में मुझे जॉन्डिस हो गया था, तो मैं घर नहीं बताया, कि घर बताता तो मुझे घर बुला लिया जाता। तो मैंने घर नहीं बताया।
तो मेरा एक रिलेटिव रहता था साथ में, तो वो देखभाल किया। मैं बेड पे लेट के ही लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ था, तो मैं लाइब्रेरी जाना 10 दिनों के लिए छोड़ दिया था। मैं बेड पे लेट के ही पढ़ता था उस टाइम पे। तो वो सारा कुछ नोट्स वोट्स प्रोवाइड करता था, प्रिंट आउट निकाल के ले आया, अंकल ये बना लीजिए, मतलब बुआ का पोता है वो, तो ये बना लीजिए, ये सॉल्व कर लीजिए। तो मैं घर नहीं बताया, घर पे बोला कि नॉर्मल फीवर है और ठीक हो जाएगा। तो जबकि घर में शक था, तो घर से वीडियो कॉल आता कि सच में डेंगू तो मतलब जॉन्डिस तो नहीं है, दीदी का कॉल आता था सब बीच में। तो मैं उस टाइम फ्रेश हो जाता और दिखाता कि नहीं सब नॉर्मल है, क्योंकि वो घर बुलाता या फिर टेंशन में ये लोग रहते, ये लोग पहुंच जाते, तो फिर मैं थोड़ा मतलब जिस पीक पे पढ़ता था सामने पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो फिर मैंने बीमार होने के बावजूद भी आपको इतना लगन रहना और पढ़ाई के बारे में इतना सोचना, ये कहाँ से आता है? क्योंकि ये था कि इस बार कुछ भी करना है, नीट क्रैक करना है, क्योंकि इसके बाद नीट देने का हौसला टूट चुका था कि अब इसके आगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोटा का एक माहौल है, वहाँ पे रहना खाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ का मेस जो है वो मतलब रोटियाँ कच्ची मिल जाती है, कभी खाना जो है उसमें तेल ज़्यादा होता है, और बीच में मेरा मतलब माइग्रेन था तो थोड़ा सर दर्द होने लगता था पढ़ते पढ़ते। तो मैं मतलब टेबलेट रखता था, नेक्स्टडोम 500 टेबलेट होता था, वो मैं साथ रखता था, कभी हुआ तो मैं टेबलेट लिया और पढ़ने बैठ जाता था लाइब्रेरी में। कितने घंटे तकरीबन पढ़ाई करते थे? मैं सुबह 7:30 में लाइब्रेरी जाता था और 1:30 में लाइब्रेरी से वापस आता, खाना खा के 1 घंटे रेस्ट करता था, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ने से वो मतलब फ्लो मेंटेन नहीं रहता था। फिर 1 घंटे रेस्ट करने के बाद 3:30 में लाइब्रेरी वापस जाता था और 3:30 से 9:30 तक लाइब्रेरी रहता था। कितना परसेंटेज है? अभी 98.456 परसेंटाइल है मेरा, जो कि फिजिक्स में सबसे अच्छा रहा है, 99.4 परसेंटाइल। क्या कहना चाहते हैं ऐसे बच्चे, जितना आपने झेला है, ऐसे बच्चे जो आजकल बहाना बनाते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या पापा पैसा नहीं देते हैं, या फिर हम जाते बीमार हो जाते हैं, इस तरीके का बहाना जो बनाते हैं, ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहिए? नहीं, पढ़ाई तो खुद से करनी पड़ेगी, और बीमार जहाँ तक है, कोटा का माहौल ऐसा है कि एक ना एक बार हर कोई बीमार पड़ता है। अगर उसको एक्सक्यूज़ बना के हम वो कर लें कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर मुश्किल होगी ज़िंदगी में आगे, क्योंकि चैलेंजेस तो आते रहेंगे लाइफ में, तो उसको तो ओवरकम करना पड़ेगा। क्या लग रहा है, आप पिताजी का बोझ कहीं ना कहीं आप हल्का किए? हाँ, मुझे इसी बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि पापा अब बिजनेस है, वो जब तक संभाल सकते हैं संभालेंगे, और मेरा जहाँ तक है कि नीट क्रैक हुआ है और मैं अब हॉस्पिटल खोलूँ, तो थोड़ा सा पापा का भी नाम हो, और सर जो स्कूल से जिस स्कूल से था उस स्कूल का नाम हो, तो स्कूल में मतलब और ज़्यादा, क्योंकि स्कूल का एक बैकग्राउंड में रोल होता है जो किसी को दिखता नहीं है कि स्कूल ने क्या एजुकेशन दिया था, और सक्सेसफुल होने के बाद लगभग भूल जाते हैं कि इसमें किस स्कूल से पढ़ा था, जो टीचर थे उनका रिस्पेक्ट करना वो भूल जाते हैं। जबकि मेरा है कि अगर पापा का रोल फर्स्ट में है तो सेकंड में टीचर का ही रोल है उसके बाद, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं पापा सिर्फ पैसा ही दे सकते हैं, जो पढ़ने के लिए सिलेबस है, क्या करना है, कैसे करना है, जो पाथ दिखाएंगे, वो तो टीचर्स का ही रोल है। तो उनमें राजीव सर जो है उनका सबसे बड़ा रोल है। और पापा का तो पैसा था, पापा के पास पैसा था, पापा ने पैसा दे दिया, लेकिन गरीब आदमी बहुत रहते हैं और सबको एक्सपेक्टेशन रहता है किससे? डॉक्टर से। क्या आप ऐसा तो नहीं कि हॉस्पिटल बना करके और उसके बाद गरीबों को लूटना शुरू कर दीजिए? नहीं, मेरा एक गोल है कि मैं अपने क्षेत्र का जो, मैं अगर यहाँ पे क्लिनिक खुला तो सप्ताह में 1 से 2 दिन जो है वो मुफ्त में इलाज करूँगा, और जो मिनिमम हो सकेगा, मेरा एक ये शुरू से रोल रहा है कि दवाइयाँ बहुत तरह की आती है, तो बहुत सारी सेम दवाई होती है, प्राइस उसका ज़्यादा होता है, तो मेरा ये रोल रहेगा कि जो अगर ऐसा दवाई कुछ लिख सकूँ जिसका प्राइस कम हो, और जो गरीब आदमी वो कम एफोर्ड, मतलब कम पैसे में भी वो अच्छे से अगर ठीक हो सके, तो मैं वो कोशिश करूँगा अपने साइड से। दादाजी के बारे में लास्ट में कुछ बोलो। दादाजी ऐसा था कि मैं मतलब यूकेजी क्लास में था, तो घर पे रहता था उस टाइम, स्टार्टिंग में मतलब वहाँ रहता था। दादाजी कहना था कि वहाँ का माहौल कुछ सही है नहीं, तुम यहाँ आ जाओ। तो स्टार्टिंग में सिर्फ मैं आया था यहाँ पे, मेरा छोटा भाई घर पे ही रहता था। फिर उसको बुलाया गया संडे, जबकि घर 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, संडे कपड़ा धुलाने के लिए मैं जाता था, स्कूल के जो यूनिफॉर्म होते थे वो धुलाने जाता था, और उनके बाद दादाजी साथ रहता था। तो उन्होंने मतलब वो रोज़ होमवर्क देते थे, और सुबह दुकान खुलती, दादाजी दुकान पर बैठते थे, मुझे बुलाते थे होमवर्क लेके, कि ये मतलब ट्रांसलेशन लेके या जो भी बनाने देते थे, ऐसे लिखने देते थे, हर दिन एक ऐसे होता था लिखने के लिए, कोई टॉपिक दिए, दोनों भाई लिख के ला होता था। तो सुबह वो चेक करते थे कि यहाँ पे ये नहीं लिखना था, ये लिखना था। तो स्कूल के अलावा उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, और उनका सपना एक ही था कि एक बेटा जो है वो डॉक्टर बने, तो मैं उनका सपना पूरा करने की कोशिश किया और सफल रहा। और दादाजी थे वो हाई स्कूल में थे, तो उनका था क्या कि उनके एक स्टूडेंट है अनंत कुमार, वो डॉक्टर हैं, तो उनका था क्या कि मेरा स्टूडेंट बन सकता है तो मेरे घर से कोई क्यों नहीं निकल सकता है, और तुम अगर एवरेज नहीं हो, तुम मतलब एवरेज से ऊपर, क्योंकि मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट ही आया था, और स्कूल में भी फर्स्ट सेकेंड रैंक पे ही रहता था ओवरऑल स्कूल में। तो उनका था क्या कि तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो हमेशा अपने साथ ही रखे,
और जब उनकी डेथ हुई थी तो मैं गर्मी की छुट्टियों में किशनगंज से आया था और वहाँ फिर क्लास शुरू हो गई थी मेरी, कोचिंग क्लासेस थी, तो मैं कोचिंग के लिए गया। दादाजी रोक रहे थे कि मत जाओ अभी, 3-4 दिन रुक जाओ, उसके बाद जाना। तो मैं बोला क्यों, कोचिंग स्टार्ट हो गई। उन्होंने बोला फिर मुझे देख नहीं पाओगे, और मैं गया और अगले दिन दादाजी की डेथ हो गई। तो दुखद रहा। हाँ, तो फिर मैं वहाँ गया, मुझे बताया नहीं गया, मुझे दादाजी की तबीयत ख़राब है, मिलने आ जाओ। मैं आया तो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो फिर मुझे ये लग गया कि, और बीच बीच में सब याद दिलाते रहते थे कि दादाजी तुम्हारे लिए बहुत वो थे, तो तुम्हें उनका सपना पूरा करना है। तो एक बैकग्राउंड में मुझे रहता था कि दादाजी का सपना पूरा करना है मुझे। हमेशा खुद से ज़्यादा दादाजी के लिए मैं था कि दादाजी के लिए सपना पूरा करना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा वो एफर्ट डालता था पढ़ाई में। देखिए, एक बच्चा एक दादाजी के सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं किया। बीमार हुआ, फिर भी बीमार होकर के संभला और फिर तैयारी शुरू की, घर वालों को नहीं बताया। कमाल की बात है, दादाजी के इशारा करने के बावजूद भी कि 2-4 दिन रुक जाओ, बावजूद ये लड़का नहीं रुका और पढ़ाई शुरू की। माँ बाप का कोऑपरेट मिलता रहा, दादाजी का सपोर्ट मिलता रहा है, और जो स्कूल के संस्थापक थे, जो स्कूल रोजवैली के जो टीचर थे, उन लोगों का भी काफ़ी कोऑपरेट मिलता रहा। बच्चा आगे बढ़ता रहा। ऐसा ही कहानी जो है हर हमेशा कहीं ना कहीं गूंजती है, लेकिन उसे दिखाने वाला कोई नहीं मिलता, ना देखने वाला कोई मिलता है। ऐसे ही बच्चों को जो है कोऑपरेट की ज़रूरत होती है, और जब बच्चा आगे बढ़ना शुरू करे तो लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, समाज को कोऑपरेट करना चाहिए, अगल बगल के लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, जो बड़े लोग हैं उनको कोऑपरेट करना चाहिए, जो स्कूल के संस्थापक रहते हैं, डायरेक्टर रहते हैं, अगर कोई गरीब है तो भी उनको कोऑपरेट कीजिए। तभी ऐसे बच्चे जब निकल करके आएंगे अपने देश में, अपने बिहार में, अपने गाँव में, अपने समाज में, तो जाहिर सी बात है सभी का नाम रोशन होगा, और साथ ही साथ गरीबों को ऐसे ऐसे बच्चों से जो है मदद मिल पाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है, इन्होंने दादाजी का सपना तो पूरा किया ही किया, लेकिन मन में अभी तक यही चल रहा है कि गरीबों की सेवा की जाए। हमारे पास जो शिक्षा मिली है वो दादाजी की वजह से मिली है। दादाजी जितना हमारे पीछे लगे हुए थे, और वो चाह रहे थे कि अगर दूसरा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तो यही मोटिवेशन लेकर के ये लड़का चला, और आज जो है मौसम जो है, घर का मौसम बदल दिया है। हालांकि इसका एक भाई और सक्षम भी है, वो यूपीएससी की तैयारी में भिड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होती है कि अगला इंटरव्यू हो सकता है शायद उनके साथ भी हो जाए। तो घर वाले काफ़ी भावुक हो गए थे, पिताजी इनके काफ़ी भावुक हो गए थे। पिताजी अपना बिज़नेस चलाते हैं, हालांकि उनका वीडियो में मैं लगा दूंगा कि वो अपना छोटा मोटा बिज़नेस चलाते हैं, किराना की दुकान है। अच्छे खासे लोग इनको जानते हैं एरिया में, इलाके में। 1,00,000, 2 लाख, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी होता है सामान इन्हीं के यहाँ से लोग ले जाते हैं। भरोसे पर, ईमानदारी पर, क्वालिटी पर ले जाते हैं। तो सिमरी बख्तियारपुर पोस्ट ऑफिस के पास ही जो है इनका घर है, इनका जो है बिज़नेस भी चल रहा है यहीं पर। आप कहीं से भी आइएगा तो इनका नाम आप पूछ लीजिएगा। सर, आपका नाम हमने वैसे मुझे बाज़ार में बदन यादव के नाम से लोग पहचानते हैं। मेरा शुभ नाम तो रामबरन यादव है, और रामबरन यादव। हाँ, रामबरन यादव, और लोग मुझे यहाँ बदन यादव के नाम से पहचानते हैं, और इलाके में भी लोग बदन यादव के नाम से जाते कि बदन यादव की दुकान से आओ सौदा ले आओ। तो हम भी बदन यादव के नाम से ही जान लेते हैं। तो आपने देखा ही होगा इनका चेहरा, तो कभी ना कभी आप लोगों ने मुलाकात किया ही होगा। मेन रास्ते में ही पड़ता है गर्ल्स स्कूल वाली गली, जैसे ही आप गुजरिएगा बस साइड में ही उनकी जो है दुकान है। यहाँ पर आप इनसे आकर के मिल सकते हैं, इनके बच्चों से मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बच्चों से मोटिवेट होने की ज़रूरत है, गार्जियनों को भी मोटिवेट होने की ज़रूरत है कि एक गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं करता। क्वालिटी एजुकेशन दीजिए। पढ़ाई हर कोई पढ़ाता है, लेकिन एजुकेशन में क्वालिटी होनी चाहिए। जब क्वालिटी एजुकेशन होगा तो बच्चे अच्छा सीखेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, कदर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं दीजिएगा तो उसका नतीजा आप देख ही रहे हैं आजकल क्या से क्या हो रहा है, वो सब आपके सामने में है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज़।